देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे एल्केन्स के। एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जब हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। एल्केन्स जो है उनमें क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप है CH3 CH4 ये क्या है, एक एल्केन है। C2H6 एल्केन है। C3H8 ये क्या है, एल्केन है। तो ये सभी क्या है, एल्केन्स हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उनके जो डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, उनकी पोलैरिटी है, किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सभी जो है नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जिनकी पोलैरिटी नहीं पाई जाती है, जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स नहीं होते हैं, जिनके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो हम कह सकते हैं दे आर नॉन पोलर। ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्बन नंबर C1 to C4। C1 to C4 का मतलब है जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर 1 है केवल, या 2 है, या 3 है, या 4 है, वो सभी जो है गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में। क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन जो है उनका मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं, और जिन हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसके बाद C5 से लेके C17 यानी जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन नंबर 5 से लेके 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड में आते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और अब C17 किसमें होते हैं, सॉलिड स्टेट में। C17 के ऊपर किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है C1 से लेके C4 तक ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे ही अगर हम C5 से C17 पे जाएंगे तो इनकी जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट हो जाती है। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। बाकी काफी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके कलर्स होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये ओडरलेस भी होते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी खुशबू या दुर्गंध नहीं पाई जाती है। यानी अगर कोई खुशबू या दुर्गंध नहीं पाई जाती है इसका मतलब हम इनको सूंघ के नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, एल्केन्स हैं क्या है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ओडर होता है, स्पेसिफिक कलर होता है, तो हम उनको देखकर एनालाइज कर पाते हैं कि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, या कोई भी कंपोनेंट है। तो ये तभी एनालाइज कर पाते हैं जब कलर हो या उसका कोई ओडर, स्पेसिफिक ओडर हो। उस कंडीशन में उसको पता कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ये सभी जो है कलरलेस होते हैं और ओडरलेस होते हैं। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। मास बढ़ने के साथ साथ हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे किसी भी चीज का किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का मास बढ़ता है
वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट increases on increasing molecular mass। और हम कह सकते हैं कार्बन एटम्स, या तो कार्बन एटम्स बढ़ते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरीके से हम इसको शो करते हैं। जैसे हमारे पास है मीथेन, इसके अलावा हमारे पास C2H6 है, C3H8, C4H10, ये हमारे पास जो है सभी एल्केन्स हैं, या इनको खोलकर भी लिख सकते हैं CH4, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 single bond CH2, single bond CH3, and this one is CH3, CH2 single bond CH2, single bond CH3। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। यानी कि जो लास्ट वाला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 3, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1। तो सबसे ज्यादा अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स which have more branches as low boiling point। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो आइसोमेरिक हो। आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आता है। आइसोमेरिक का मतलब होता है जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो और जिनकी प्रॉपर्टीज कैसे हो, डिफरेंट हो। यानी कि हम इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले हाइड्रोकार्बन्स का यूज कर सकते हैं। देखिए आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन में हम एक 5 कार्बन का एल्केन ले लेते हैं। यहां मैं दोबारा से बना देता हूं। तो ये जो है स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर ये कंपोनेंट आ गया। अब देखो इन तीनों में क्या चेंज है, आप ये देखिएगा। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं तीनों कंपाउंड में सेम है। ये क्लियर है आपको। तीनों कंपोनेंट में इनके कार्बन का नंबर, इसके अलावा इनके हाइड्रोजन का नंबर जो है सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एल्केन है जिसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा है, यहाँ देखिए इसके अंदर 2 ब्रांचेस है, 1 2। यहाँ ये ब्रांच, इसके अंदर एक ब्रांच है, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इस तरीके से आप लोग सब नोट कर लें।
अब देखिएगा, यहां तक तो हो गया आपका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट है, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इनके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं पाई जाती। दूसरी कंडीशन, C1 से लेके C4 तक, अगर इतने कार्बन है C1 से लेके C4 तक, तो ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में। थर्ड पॉइंट है कि C5 से लेके और C17 तक जितने एलिमेंट हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अबव अगर एलिमेंट्स हैं तो वो किस स्टेट में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है ये जो है कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। इसके अलावा ये ओडरलेस होते हैं, इनकी कोई भी गंध नहीं होती है, स्मेललेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन 3 कार्बन वाला, देन सेकंड 2 कार्बन वाले, एंड देन 1 कार्बन। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है अगर आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, जिनके अंदर ब्रांचेस ज्यादा होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होता है, और जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती उनका सबसे ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट लगा लें इस पर, ये काफी सारे इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। आप इसके काफी सारे क्वेश्चन इससे जनरेट हो जाते हैं। आपको लग रहा हो ये काफी छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके जनरेट होंगे, काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। बोर्ड में एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, आप IIT का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम दें, बेसिक क्वेश्चन इसी से जनरेट होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर काफी सारे क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ लें कि ये जो है इस तरीके के कंसेप्ट का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और यही कंसेप्ट हमारे छूट जाते हैं। इन्हीं कंसेप्ट की वजह से हमारा जो सिलेक्शन है या हमारे मार्क्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए नोट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, किस तरीके से एल्केन को बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एल्केन से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, और एल्केन से किस टाइप की रिएक्शन देते हैं। एल्केन्स क्या देते हैं, किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, तो हमें ये यहाँ पर जानना है। सबसे पहले जो रिएक्शन है, सबसे पहले हम बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? यहाँ हम हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कई बच्चे ऐसा होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दो तो वो कहते हैं किस चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज है। भैया ये हाइड्रोकार्बन चल रहा है और यहाँ एल्केन चल रहा है। क्या चल रहा है? एल्केन। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मैं लिख देता हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ भी पूछने लग जाते हैं, तो वो तो महान है। तो उन बच्चों को भी इस चीज को समझना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एल्केन्स है, और हम किसकी प्रॉपर्टीज करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। देखिए बेसिकली हेलोजिनेशन जो है आप लोगों ने 10th में 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हेलोजिनेशन के बारे में। यहाँ देखिए हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन। हेलोजन डिनोट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका जुड़ना, एडिशन ऑफ दिस क्या कहलाता है? हमारा हेलोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
हेलोजिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाता है ये? हेलोजिनेशन। अब देखिए, जैसे हमारे पास एल्केन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है हमारे पास? ईथेन। क्या है ये भैया? हमारे पास ईथेन है। क्या है ये? ईथेन। अगर हम ईथेन की किसी हेलोजन हमने ले लिया यहां पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हम इसमें H म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में हमें ये देखना है, अगर यहां इथेन जो है वो एक्सेस में है, एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में। देखिए क्वेश्चन को इस पर बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है, आपसे डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर इथेन जो है एक्सेस में है और क्लोरीन जो है वो एक्सेस में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? यहां हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन प्लस HCl। ये बन गया आपका क्लोरो इथेन। क्या बन गया भैया? ये क्लोरो इथेन। यानी कि इथेन अगर एक्सेस में है, क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्लोरीन इथेन जो है एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा क्या है यहां पर? प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इथेन, और अगर हम क्लोरीन से इसका रिएक्शन करते हैं और क्लोरीन जो है वो अगर एक्सेस में है, क्लोरीन जो है वो किसमें है? एक्सेस में, ज्यादा मात्रा में, उस कंडीशन में अगर हम सनलाइट के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे CH3 CH2 Cl तो बन जाएगा, क्लोरोइथेन प्लस HCl भी बनेगा। अब जो क्लोरीन एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, उस क्लोरीन के साथ दोबारा से ये रिएक्शन कर जाएगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 Cl, ये इस क्लोरीन को दोबारा से यूज कर लेगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH। अब एक और हाइड्रोजन यहां से हटेगा और उसकी जगह एक और क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा, Cl2 प्लस HCl। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी कंटिन्यूअस जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन जो हैं वो हट ना जाए और उनकी जगह क्या ना आ जाए? क्लोरीन। तो हम देखेंगे जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? C2Cl6। क्या मिलेगा? C2Cl6। इसको हम कहेंगे हेक्सा क्लोरो इथेन। इसको हम क्या कहते हैं? हेक्सा क्लोरो इथेन। ये आर्टिफिशियल कैम्फर बनाने का काम आता है। कपूर आपने सुना होगा, उसको बनाने में ये काम आता है। क्लियर है? तो अगर हम एक्सेस में अगर एल्केन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोइथेन। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? C2Cl6। ये जब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि इसके अंदर से जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो जब तक हट नहीं जाते, उनकी जगह क्लोरीन जो है आ नहीं जाता, यानी उन सबका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है इस कंडीशन को। आगे इसी में देखते हैं, ये नोट कर लो आप लोग।
इसके अलावा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स विद एल्केन्स। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, देन उसके बाद रिएक्टिविटी होती है क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है वो कौन सा है? फ्लोरीन, क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी जो 3 डिग्री कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन से वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन 2 डिग्री 1, देन 1 डिग्री 1। ये आपको डिग्री सीखना हो तो IUPAC में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो है, उसमें इसके बारे में बताया गया है, तो आप मेरे से बता सकते हैं। इसको क्लियर है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन देखते हैं, तो 3 डिग्री एल्केन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री एल्केन इससे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, देन 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब देखो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो हमेशा वॉयलेंट होता है। कैसा होता है? वॉयलेंट। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज वॉयलेंट। यानी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है, धमाका सा हो जाता है। अगर हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट में कर दें, यानी बहुत ज्यादा धूप में अगर हम इसको रिएक्शन को करें, उस कंडीशन में क्या होता है? इसका कंबशन हो जाता है, कार्बन बन जाता है प्लस, इसको हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। और हम इसको कोलॉइडल कार्बन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक कार्बन और कोलॉइडल कार्बन। यहाँ क्या होता है? ब्राइट सनलाइट के कारण इसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है और ये कार्बन बना देता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। और हम इसको क्या कहते हैं? कोलॉइडल कार्बन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक कार्बन और कोलॉइडल कार्बन। ये जो ब्लैक कार्बन है या कोलॉइडल कार्बन है, ब्लैक कार्बन is used in manufacture of ट्यूब्स बनाने काम आता है, टायर्स, इंक एक्सेट्रा, इन सभी को बनाने में इसका यूज करते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन देखें तो वो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मीथेन है,
अगर हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं देन CH3I बन जाएगा प्लस HI बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें मीथेन आयोडाइड बनता है और इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर एक ऑक्सीडेंट डाल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, जिससे इसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। टू इंक्रीज यील्ड ऑफ CH3I oxidizing agents are used, जिसमें आपका HiO4 इसकी मान लें HNO3 एक्सेट्रा, ये सभी जो है ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि HI को दोबारा से आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। HI जब दोबारा से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में CH3I मिलता है। नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में इतना तो आप जान गए कि ये किस तरीके से पॉसिबल होती है और क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर आती हैं। इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये मान लीजिए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और नंबर ऑफ टाइप से आएंगे, तो आपको सारी कंडीशंस को एक एक करके ध्यान में रखना है। जितना आप इसको ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जो मैकेनिज्म यूज होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज होता है। इसी रिएक्शन के बेसिस पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पर ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इनिशिएशन। देखिए ये ध्यान से सुन लीजिएगा। इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास क्लोरीन है इसका होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस मतलब ये ब्रेक डाउन होता है इसका, और यहां क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बनता है सबसे पहले? क्लोरीन फ्री रेडिकल। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें इनिशिएशन आता है, यानी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो इनिशिएशन होता है वो इसका होमोलिसिस होता है क्लोरीन का। क्लोरीन के होमोलिसिस पर हमें क्या मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। सबसे पहले आप इसको नोट करें। दूसरा यही लिखते हैं। सेकंड होता है इसका प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एल्केन था CH4, इसका जो है ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है इसके साथ CH3Cl बन जाता है। क्या बन जाता है? CH3Cl। CH3 बन जाता है प्लस HCl।
ये जो है कहलाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। नोट करें। इसी में सेकंड पॉइंट आता है बी पॉइंट। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये उस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है और CH3Cl बना लेता है। इसके अलावा एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो यहां पर ये जनरेट हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। देखो टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ के मिलके बन जाते हैं। जैसे जो CH3 बॉन्ड है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बना लेता है। इसके अलावा जो क्लोराइड फ्री रेडिकल्स हैं ये क्लोरीन बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये टर्मिनेशन स्टेप में ये सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, नोट कर लीजिए आप। और ये वाले मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो कुछ दोबारा से इथेन भी फॉर्मेशन इस तरह। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रिएक्शन है। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। इसके अलावा देखिए हेलोजिनेशन के अलावा भी और भी रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, लेकिन ये जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वो लो मॉलिक्यूलर कार्बन के हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन नहीं देते। ये हाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन देते। तो हम लिख सकते हैं यहां पर lower hydrocarbons cannot give this reaction। कम से कम 6 कार्बन से ऊपर 6 कार्बन की चेन होने चाहिए तभी ये रिएक्शंस देते हैं, वैसे नहीं देंगे। तो आप जो हेलोजिनेशन है इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिज्म वाला भी पार्ट आप इसको करिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब जहां स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो मिथाइल इथेन है वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो CH3Cl बन जाता है प्लस कार्बोनियम आयन बन जाता है और HCl बन जाता है। और इसके अलावा जो कार्बोनियम आयन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बना लेता है। टर्मिनेशन स्टेप में जो कंपोनेंट है, हमने 3 कंपोनेंट लिए थे। एक तो एल्केन के अलावा इथेन भी बन जाता है, उसके अंदर क्लोरीन भी बन जाता है और आपका एल्काइल हैलाइड भी बनता है। तो ये तीनों चीजें उसके अंदर फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को आपको लर्न करना है। इसके बाद आते हैं हम, अब देखो आप लोगों ने अभी हेलोजन पढ़ा था। तो हेलोजिनेशन जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। इसमें हमने देखा कि जो हेलोजन एटम है वो एल्केन के साथ जुड़ जाते हैं और हेलो एल्केन्स बना लेते हैं, या इनको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं।
इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है थर्मल डिकम्पोजिशन, या हम इसको पायरोलिसिस नाम भी देते हैं। पायरो मतलब हीट और लिसिस मतलब टूटना। तो हीट देके किसी चीज को तोड़ना को हम कहते हैं पायरोलिसिस। तो जितने भी बड़े बड़े एल्केन्स हैं हायर मॉलिक्यूलर मास वाले, उनको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। इसी को हम क्रैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब किसी चीज को तोड़ना। अब ये होता क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हायर मास वाले, उनको हम छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं। ये जो ब्रेकिंग होता है ये हायर टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब है 700 to 800 केल्विन टेम्परेचर। इस पर जब हम इसको ब्रेक करते हैं एल्केन के, तो ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन्स भी बनते हैं, हाइड्रोजन भी बनते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर एक हमने एल्केन ले रखा है, ये आपका एल्कीन है। इसको जब हमने हीट किया 773 केल्विन पर, 773 केल्विन पर जब हमने इसको हीट करते हैं तो हमें ये काफी सारे एल्केन्स मिलते हैं। इससे हीट करने पर ये जो है हमें एल्कीन मिला, इसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन मिला हमें। इसके अलावा ये ब्यूटेन भी दे सकता है, ये भी एक एल्कीन है। और ये आपका एल्केन है, तो ये एल्केन और एल्कीन में भी टूट सकता है। इसके अलावा ये 3 मोल्स में भी इस तरीके से टूट सकता है। ये दोनों एल्कीन्स हो गए और ये एल्केन हो गया आपका। ये क्या हो गया? एल्कीन, क्योंकि C3H6 है। ये भी एल्कीन हो गया क्योंकि ये C3H6 है। और ये क्या हो गया? मीथेन। तो इस तरीके से ये जो है हायर मॉलिक्यूलर मास वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये छोटे छोटे एल्केन्स या एल्कीन्स में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या आता है? ऑक्सीडेशन।